जी दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो नए इमिग्रेंट्स जो कि कनाडा आ रहे हैं वो अपनी वेल्थ बिल्डिंग कैसे करें। बहुत से नए इमिग्रेंट्स जब कनाडा आ रहे होते हैं तो उनके पास बहुत सी सेविंग्स पहले से होती हैं जो कि वो कनाडा लाना चाहते हैं या लेकर आते हैं। पर फिर उनका सवाल होता है कि अब कनाडा में हम क्या इन्वेस्टमेंट करें, क्या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, किस तरह से अपनी वेल्थ बिल्डिंग करें। सो मेरे पास कुछ बहुत स्टैंडर्ड एडवाइस हैं नए इमिग्रेंट्स के लिए। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू वेल्थ बिल्डिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट, सेविंग, साइकोलॉजी, बहुत सी चीज़ें आती हैं। बट मैं फोकस करूँगा उन की चीज़ों पे जो कि एक नए इमिग्रेंट के पास सवाल होते हैं या एक नए इमिग्रेंट को जो है चैलेंजेस या क्वेरीज होती हैं। सो आई हैव अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उसमें से पढ़ पढ़ के बताऊँगा। पहला, मेक श्योर कि आपके पास सिन नंबर हो। सिन नंबर जो है जब आप लैंडिंग कर रहे होते हैं उसी के दौरान बनना जाना चाहिए। सिन नंबर जो है वो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसके तहत आपको जो है वो टैक्सेशन देनी पड़ती है या टैक्सेशन में आप आइडेंटिफाई होते हैं, उसी के तहत आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिन नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक योर आइडेंटिटी, योर फाइनेंशियल और टैक्स आइडेंटिटी इन कनाडा। तो वो होना बहुत लाजमी है बिकॉज उसके बगैर ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं, ना आप अपने कोई बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। तो वो एक प्राइमरी चीज़ है। ना एक कॉल आउट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है, एक लाइक का बटन जरूर दबाएं एज दिस कीप्स अस मोटिवेटेड, मी एंड माय वाइफ हु क्रिएट वीडियोस ऑन दिस चैनल। सेकंड, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी हम इस चैनल पे नई वीडियो डालें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ वीडियोस डालते हैं पर्टेनिंग टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे मूव हुआ जाए, वहाँ कैसे सेटल हुआ जाए, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। नंबर 2, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अपना जरूर खुलवाएं, और यहाँ मेरी एडवाइस होती है कि कोशिश करें किसी लोकल बैंक के साथ अकाउंट खुलवाएं, कोई बहुत इंटरनेशनल बैंक ना हो। फॉर इंस्टेंस, इसकी एक एग्जांपल ये है कि वो लोग जो मिडिल ईस्ट से आ रहे होते हैं, वहाँ HSBC बहुत बड़ा बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हाउएवर यहाँ जो है वो एक इंटरनेशनल बैंक की तरह काम करता है। ऑल्दो मिडिल ईस्ट में भी वो इंटरनेशनल बैंक ही है, लोकल बैंक नहीं है। बट यहाँ उसकी चंद लिमिटेड ब्रांचेस होंगी या कुछ ऑफिस होंगे, बड़ा स्टाफ नहीं होगा। यू रादर ओपन एन अकाउंट विद द बैंक जिसका स्टाफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे ATM की जो है उनकी ऑप्शंस हैं। सो कोशिश करें कि किसी ऐसे बैंक में खुलवाएं जो कि लोकल बैंक हो, और ऐसे बैंक में खुलवाएं जिसकी कोई ब्रांच जो है आपके जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास हो, ताकि एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो। ऑल्दो आजकल के टाइम में बैंक जाना पड़ता नहीं है बहुत सी चीज़ों के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन। हाउएवर किसी भी चीज़ के लिए आपको हो सकता है कॉल करनी पड़ जाए, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट और ओपन एन अकाउंट विद द बैंक जिनकी जो है रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो, ताकि आप जब फ़ोन करें तो कोई रिस्पॉन्ड आपको कर सके। सो मेक श्योर किसी लोकल बैंक के साथ खुलवाएं जिसकी ब्रांचेस बहुत हों, जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो कनाडा में। टिपिकली ये हैं TD बैंक, CIBC, RBC, BMO। ये 4 बैंक्स हैं जिनकी आपको हर जगह ब्रांच, हर जगह ऑफिसेज और ATMs मिल जाएंगे आराम से। दूसरा, ये जितना भी पैसा आप पहले साल लेकर आएंगे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। आप जितना पैसा भी लेकर आना चाहते हैं जो आपने सेव किया होता है अपने होम कंट्री में, वो सारा ला सकते हैं। हाउएवर जब एक साल गुजर जाता है उसके बाद आप जब पैसा लाना शुरू करते हैं, या आप पैसा हो सकता है पहले साल ना लाएं, किसी वजह से डिले हो जाए और आप अगले साल से लाना शुरू करें, तब जो है आपका एक टैक्स रिटर्न पहले से सबमिट हो चुका होगा। जब टैक्स रिटर्न पहले से सबमिट हो चुका होगा और उसके बाद आप जब पैसे ला रहे होंगे जो कि आपका सेकंड ईयर अकाउंट होगा, तब उस पर क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज द अथॉरिटीज़ वुड वांट टू नो कि ये पैसा जनरेट कहाँ से हुआ। आप तो एक साल पहले आ गए थे लैंडिंग करने, ये आपकी कोई बाहर की इनकम तो नहीं है, और अगर बाहर की इनकम है तो उस पर टैक्स दें, और आप उस इनकम पर टैक्स देना नहीं चाहते क्योंकि वो इनकम सारी वो थी जो आपकी कनाडा मूव होने से पहले आई थी। ये एक और पॉइंट है, जितनी भी इनकम आपकी कनाडा मूव होने से पहले जनरेट हुई है उस पर आप कोई टैक्स नहीं देंगे। सो वो पैसा बेशक आपका बाहर पड़ा रहे, आप उस पर कोई टैक्स नहीं देंगे। हाउएवर देन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उस पैसे को या उस एसेट को डिक्लेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी होम कंट्री में कोई ज़मीन है और अब जब पहले साल आते हैं आप ज़मीन बेचना नहीं चाहते, और लेट्स से आप 5 साल बाद वो ज़मीन बेच देते हैं। अब जब आप 5 साल बाद ज़मीन बेचते हैं और वो पैसा लेकर आएंगे कनाडा में, तो कनाडा वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड देन यूल हैव टू एक्सप्लेन कि वो मेरी ज़मीन थी। तो फिर वो क्वेश्चन करेंगे अगर ज़मीन थी तो आपने पहले डिक्लेयर क्यों नहीं की। तो ये एक ऑप्शन होती है जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होती है जो पूछता है कि आपके कोई एसेट्स हैं जो कि मुल्क से बाहर पड़े हैं, उनकी वैल्यू जो है $100,000 से ज़्यादा है, और अगर है तो आप उसको बता दें, बल्कि उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जब वो एसेट बिकेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि जब वो एसेट बिका है तो कितनी वैल्यू पे बिका है, और जब आपने लैंडिंग की थी उस वक्त एसेट की वैल्यू क्या थी। क्योंकि जब आप लैंडिंग करते हैं उस वक्त आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रीबेस हो जाती है। लेट्स से आपने कोई स्टॉक या एसेट लिया था $100 का, फिर जब आपने लैंडिंग की तो उसकी वैल्यू हो गई $150। अब जब 5 साल बाद आपने बेचा है तो उसकी वैल्यू होगी $200। तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 150 से 200 के दरमियान में लगेगा, क्योंकि आपकी जो टैक्स रीबेसिंग होती है वो लैंडिंग डेट से होती है। उससे पहले आपने जितनी भी कैपिटल गेन कमाया है उस पर कनाडा आपसे टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि वो टैक्स आप किसी और मुल्क में उसका दे रहे होंगे आइडली।
नहीं दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दे रहे हैं तो आप दे रहे होंगे, तो कनाडा जो है रीबेस कर देता है लैंडिंग पे। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप 1 साल के बाद कोई पैसा लाते हैं तो उस पर क्वेश्चनिंग होगी, तो फिर उसके लिए उमूमन लोगों के पास टिप ये होती है कि आप $10,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें इन अ मंथ। सो फॉर इंस्टेंस, आपका कोई $100,000 बाहर पड़ा हुआ है जो आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया, आप 2-3 साल से आप लाए नहीं, और फिर अब आपको ख्याल आया कि यार मुझे वो पैसा जो है कनाडा ही मूव करना है, मुझे बाहर नहीं रखना। तो फिर जब आप वो $100,000 मूव करेंगे कनाडा, इट इज़ एडवाइजेबल कि उसको अंडर $10,000 की ट्रांजैक्शन में मूव करें एवरी मंथ। सो हर महीने $9,000 जो है आप मूव करें, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा जब मूव करेंगे तो वो बैंक हाईलाइट कर देता है और रैंडम चेक में जो है वो क्वेश्चनेबल बन सकता है। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग योर क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है और क्यों ज़रूरी है? क्रेडिट हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा रेट मिलेगा अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। दूसरा ये कि अगर आप रेंटल के लिए अप्लाई करेंगे, किसी भी जगह आप रेंट पे रहना चाहेंगे, तब भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी, बिकॉज जो लैंड ओनर है वो ये चेक करना चाहता है कि आपने जो भी क्रेडिट रखा है वो आप टाइम पे करते हैं या नहीं करते, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से पता चलता है। तो इसलिए क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आपने गाड़ी जो है वो फाइनेंसिंग पे लेनी है, या कोई भी चीज़ आपने फाइनेंसिंग पे लेनी है, गाड़ी हो गई, कोई इक्विपमेंट हो गया, घर हो गया, रेंट पे रहना है, तो सब के लिए क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो चेक होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हो और अच्छी हो। अच्छा, होती कैसे होने के लिए जो है वो इसका बेस्ट तरीका ये कि आप एटलीस्ट 2 क्रेडिट कार्ड्स डिफरेंट बैंक्स के ले लें और उनको यूज़ करते रहें। मेक श्योर कि आप क्रेडिट कार्ड्स को जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ ना करें, उनकी पेमेंट डेट से पहले उनको पे कर दें ताकि उस पर कोई चार्जेस इनकर ना हो, बट अपनी सारी खरीदारी या एक्सपेंसेस जो है वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू करें ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती रहे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा, कि उसको टाइम पे पे ऑफ भी करें ताकि क्रेडिट हिस्ट्री ना सिर्फ बने बल्कि हेल्दी भी रहे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्रेडिट हिस्ट्री हेल्दी हो। ऐसा नहीं हो कि क्रेडिट हिस्ट्री बनी है बट बुरी बनी है, और बुरी बनी है तो फिर आपको आगे जो है वो लैंडिंग नहीं होगी और आपको कोई घर भी रेंट पे नहीं देना पसंद करेगा, क्योंकि सब यही कहेंगे या ये इंडिकेशन है कि आप अपनी पेमेंट्स या अपनी कमिटमेंट्स टाइम पे पूरी नहीं करते। अगला जो है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को, कि पहले साल आके घर ना खरीदें। लेट योर सेल्फ कम हेयर, यहाँ आप रेंट पे रह लें। अभी आप मूव हुए हैं, आपने कॉन्टिनेंट चेंज किया, आपने कंट्री चेंज किया, आपने जॉब ढूंढनी है, आपने अपनी लाइफ सेट करनी है, बच्चों को स्कूल में डालना है। लेट योर सेल्फ हैव सम टाइम। सारे फ्रंट्स ना खोलें। ये नहीं करें कि मैंने गाड़ी भी ले ली है, मैंने घर भी ले लिया है, मैं अभी जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, मैंने मुल्क भी चेंज कर लिया है, बच्चों को स्कूल में डाल दिया है, वाइफ भी मेरी जॉब ढूंढ रही है। दिस विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर यू। सो जस्ट कम हेयर, गेट अ रेंटल प्रॉपर्टी इन द प्लेस जो कि आपको अच्छी लगती है, जहाँ आपके इर्द गिर्द कोई जान पहचान वाले लोग हैं। बाय द वे, इस पर एक अलग से वीडियो बतूल ने, मेरी वाइफ ने बनाई है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रही है कि कौन सी जगहें हैं जहाँ जो आपके लिए सूटेबल हो सकती हैं बेस्ड ऑन कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं डिफरेंट शहरों के ओंटारियो में। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, आई विल लीव द लिंक हियर जस्ट फॉर यू टू हैव एन आइडिया कि यार मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। बट रिकमेंडेशन ये कि घर की इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, अभी ले लो। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे ना लो। एसेंशली इवन अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है, मार्केट फिर नीचे भी आएगी। मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, इन द लॉन्ग रन इट विल कंटिन्यू गोइंग अप, दैट डजेंट मैटर। और 1 साल से डिले होने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू रादर हैव पीस ऑफ माइंड। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि पीस ऑफ माइंड जो है, इट इज़ फार सुपीरियर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट यू कैन गेट। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से पीस ऑफ माइंड मिलता है, बेशक उसके रिटर्न्स कम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। सो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए घर की इन्वेस्टमेंट ना करें, होल्ड ऑन, साल रेंट कर लें, 2 साल रेंट कर लें। इट इज़ फाइन फॉर यू टू गेट एन आइडिया कि आपकी जॉब कहाँ लगी। हो सकता है आप जो है वो एक शहर में आके रेंटल प्रॉपर्टी ले लें और बाद में पता चले आपकी कहीं जॉब कहीं और लगी है। और हो सकता है आप 6 महीने कोई एवरेज सी जॉब पकड़ लें और फिर साल बाद जो है या 6 महीने बाद आपकी जॉब चेंज हो जाए और बेहतर जॉब लग जाए, और वो जो है कोई घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट? तो आप रेंटल पे रह रहे हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक द मूव एंड चेंज। और जब आपको ये आइडिया हो जाए कि यार ये मेरी जॉब है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं, और मैं अब यहाँ सेटल हो गया हूँ, मेरी जॉब लग गई, मेरी वाइफ की जॉब लग गई है, देन यू कैन गो अबाउट सेइंग कि यार ठीक है, इट्स बीन 1 or 2 years, नाउ आई विल गो इन्वेस्ट एंड बाय अ हाउस। अच्छा, दूसरा मशवरा मेरा जो है वो गाड़ी से रिलेटेड है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप गाड़ी कैश पे लें और सेकेंड हैंड गाड़ी लें। फाइनेंसिंग और लीज की तरफ ना जाएं। फाइनेंसिंग और लीज कॉस्ट वैसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरा होता है कि जब आप गाड़ी जो है वो फाइनेंसिंग पे लेते हैं, तो लेट्स से आपकी जो है एज़ पर बैंक आपकी जो बोरिंग लिमिट है वो लेट्स से $500,000 है, और आप जो है वो 50,000 की गाड़ी ले लेते हैं, तो आपकी बोरिंग लिमिट में से $50,000 कम हो जाएंगे। विच मीन्स बाद में अगर आपने मॉर्गेज पे लेना हो, घर मॉर्गेज पे लेना हो,
तो वो जो बोरिंग लिमिट है उसमें से गाड़ी के पैसे कम हो जाएंगे, विच यू डोंट वांट. सो डोंट गो फॉर एन एक्सपेंसिव कार, जस्ट गो फॉर अ सेकंड हैंड कार, समथिंग दैट यू नीड. स्पेशली आप अभी नए नए मूव हुए हैं, यू डोंट नो आपकी जॉब कैसी लगेगी कितनी देर में लगेगी. जस्ट बाय अ कार दैट कैन जस्ट ड्राइव यू प्लेसेस एंड दैट्स इट. और अगर गाड़ी ना लें तब भी अच्छा है. अगर किसी ऐसी जगह पे आप हैं जहां आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सकती है, इवन बेटर. और अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है, जो कि अमूमन नॉर्थ अमेरिका में होती है, देन जस्ट गो फॉर अ सेकंड हैंड कार, बिकॉज इन एनी केस गाड़ी जैसी शोरूम से बाहर निकलती है उसकी 20% वैल्यू उधर ही गिर जाती है. सो विद इन 1 आवर, रादर इवन अ मिनट, द मिनट द कार मूव्स आउट ऑफ द शोरूम, उसकी 20% वैल्यू कम हो जाती है. So why buy a car at such a high value? Why not buy a car which is, let's say, 1 साल पुरानी गाड़ी जिसपे जो 20% पहले ही ड्रॉप हुआ है, वो आप आराम से enjoy कर लें. और 1 साल पुरानी गाड़ी जो है वो बुरी नहीं होती. दूसरा, कैश पे लें, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन दिस मंथली पेमेंट्स. क्योंकि मेरी एक और एडवाइस ये होती है कि एनी टाइम यू वांट टू बाय समथिंग, बाय इट ऑन कैश. इसके 2 फायदे. एक तो आपको पता है कि यू कैन अफोर्ड इट, you will only buy if you can afford it. वरना you will end up buying things which you cannot afford. Let's say you end up buying an expensive car कि अच्छा यार इसमें लेदर सीट भी डलवा दो, इसमें ये भी डलवा दो, चलो $10 ही बढ़ जाएंगे, $20 ही महीने के बढ़ जाएंगे क्योंकि मैं तो लीज पे देने. बट एसेंशली विच वॉट मीन्स इज कि वो गाड़ी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. और दूसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल गोल्स कि आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जो कि आप एसेंशली अफोर्ड ना कर सकें और हर महीने उसमें फंसे रहें, हर महीने उस पेमेंट में फंसे रहें. हम जिन कंट्री से आते हैं, स्पेशली साउथ एशिया में, हम जो है वो बहुत ज़्यादा डेट के आदी नहीं होते. और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा डेट के आदी हो चुके हैं, तो वो इस मंथली पेमेंट्स में, इस मंथली साइकिल में फंसे हुए. तो कभी भी इनकम में प्लस माइनस होता है, किसी की जॉब लूज़ होती है, कुछ होता है, देन दे आर स्टक क्योंकि उनकी मॉर्गेज जा रही है, गाड़ी की पेमेंट जा रही है, और इक्विपमेंट जो उन्होंने लिया हुआ है या घर की जो चीज़ें ली हुई है उसकी पेमेंट जा रही है. सो देर आर सो मैनी पेमेंट्स दैट दे आर स्टक इन दैट दे रियलाइज़ कि यार ये तो एक ट्रैप में फंस गए. सो मेरी हाई रिकमेंडेशन होती है कि किसी भी ऐसी चीज़ में ना ख़रीदें, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें आपको मंथली पेमेंट्स देनी पड़ रही हो. मॉर्गेज एक वाहिद चीज़ है जिसमें आपको करना पड़ता है क्योंकि घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. नो वन हैज़ दैट मच कैश इन देयर 30s और इन देयर 40s इवन, और एट टाइम्स इवन इन देयर 50s कि वो सारा कैश डाल के जो है वो घर ख़रीद सकें. सो घर एक वाहिद चीज़ है जिसके लिए आप मंथली पेमेंट्स दे रहे हो तो ठीक है. अदर देन दैट, अगर कोई छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई है नेटफ्लिक्स वगैरह की, या इट मेक सेंस इफ दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट यू हैव, बट अवॉइड करें ऐसी किसी भी सब्सक्रिप्शन टाइप पेमेंट को या वेरिएबल पेमेंट को जो हर महीने आपके पास से जा रही हो. अच्छा, तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपना ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं. अच्छा, यहाँ जो है आप बैंक के साथ भी अपना ब्रोकर कर सकते हैं, यानी कि बैंक को एज अ ब्रोकर ट्रीट कर सकते हैं. जिस बैंक के साथ अपने अकाउंट खुलवाया है उसके साथ चैलेंज ये होता है कि उस बैंक की ट्रेडिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है. सो जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी. मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप कोई ऑनलाइन ब्रोकर लें. 2 ऑनलाइन ब्रोकर जिनको मैं यूज़ कर चुका हूँ, वन इज़ क्वेस्ट्रेड, वन इज़ वेल्थ सिंपल. मैंने दोनों को यूज़ किया है. मैं पर्सनली क्वेस्ट्रेड को प्रेफर करता हूँ. उसकी एक वजह यह है कि उसके थ्रू आप जो है US मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट होती है और इस पर भी मैं आगे बात करूँगा. बट अगर आपने क्वेस्ट्रेड के साथ अकाउंट खुलवाना है तो यू कैन यूज़ द प्रोमो कोड विच आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. उस प्रोमो कोड के थ्रू आपको जो है वो $40 भी मिल जाएंगे जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू. सो मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्वेस्ट्रेड यू कैन यूज़ इट. अच्छा, इस पर जो अगली बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट्स, तो वो इन्वेस्टमेंट थ्रू द ब्रोकर आप US स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं और कनाडा में भी कर सकते हैं. मेरी हाई रिकमेंडेशन ये कि आप US में करें. US इज़ अ बिगर इकोनॉमी, US इज़ अ मच बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड ग्रोइंग इकोनॉमी दैन कैनेडा. इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड कैनेडा हिस्टोरिकली और रिसेंटली तो और भी आउट परफॉर्म कर रहा है. रादर ग्लोबली भी S&P 500 ने जो है बहुत अच्छा किया. सो if you have to invest, I would recommend 80% of your investment should be in US stock market and maybe 20% in Canada. वो जो US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आप US डॉलर्स में कर सकते हैं. सो उस ब्रोकर के अकाउंट साथ जब आप अकाउंट खुलवाएंगे उसमें जितने भी पैसे डालेंगे यू कैन आइदर कन्वर्ट इट थ्रू द ब्रोकर इनटू USD, या आप डायरेक्टली USD ही इन्वेस्ट कर सकते हैं उस ब्रोकर के साथ. अपना कोई USD अकाउंट आप बैंक के साथ खुलवा लें और अपने बैंक के USD अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में USD ट्रांसफ़र कर दें और उन USD को यूज़ करके आप जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स जो हैं वो ले सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट बाय सिंगल स्टॉक्स, जस्ट डोंट बाय सिंगल स्टॉक्स. अगर आपकी कोई डे जॉब है और आप ट्रेडर नहीं हैं तो आप सिंगल स्टॉक्स ना लें, बिकॉज मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है सिंगल स्टॉक्स उन लोगों के लिए होते हैं जो कि किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हों, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हों, उनकी मैनेजमेंट को जानते हों, उनकी स्ट्रेटजीज़ को जानते हों, उनके 5 ईयर प्लान्स को जानते हो. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी स्टॉक को या फॉलो करूं या किसी भी कंपनी की बैठ के सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढूं.
मेरे पास बिल्कुल ये टाइम नहीं है, आई हैव अ डे जॉब, मेरे यूट्यूब पैशन है, मेरी हॉबीज़ हैं, मेरी फैमिली है, तो मेरे पास ये टाइम नहीं है। सो आई जस्ट कीप अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाइक रे डैलियो, वॉरेन बफेट वगैरह, ये सब जो हैं वो इन सब कंपनीज़ में जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ उठते बैठते हैं। सो इनको पता है कि क्या हो रहा है और उसके बावजूद ही मिस्टेक्स करते हैं। मुझको और आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम ना एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं ना हमको उनकी मैनेजमेंट का पता है, तो मिस्टेक के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बेस्ट है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डाइवर्स करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल और सबसे सस्ता तरीका है कि ETFs में इन्वेस्ट करें। बहुत सी ETFs हैं, मेरी हाईली रिकमेंडेड ETFs हैं, एक S&P 500, आई हाईली रिकमेंड कि आप उसमें इन्वेस्ट करें। और कुछ ETFs आप ले सकते हैं वैल्यू स्टॉक्स के, जिसमें एक आता है VTV और एक आता है VUG, जो कि ग्रोथ स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें कर सकते हैं, उसमें सारे ग्रोथ स्टॉक्स आ रहे होते हैं। और एक है VNQ, अगर आप रियल स्टेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर लें। तो मेरी ये 3-4 ETFs हैं जिनके बीच में मैं जो हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूँ। इसके अलावा आई डोंट पिक स्टॉक्स। मैं एक ज़माने में स्टॉक्स पिक करता था, आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। इन दी एंड आई रियलाइज कि एवरेज में मैं उधर ही लैंड कर रहा हूँ जिधर एक ETF लैंड करेगा। माइट एज वेल जस्ट कीप माई लाइफ सिंपल और ETFs में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करूँ वर्सेस ट्राइंग टू लुक स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट और फोर्स माई सेल्फ into something which I have no clue of। इसमें एक और रिकमेंडेशन मेरी ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक साथ अपना बहुत सारा पैसा लेकर आ रहे होते हैं, बट एक साथ ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना डालें। डू डेली कॉस्ट एवरेजिंग, विच इज़ लेट्स से आपके पास $100,000 हैं, उस $100,000 को साल पे डिवाइड करके और हर दिन या हर हफ्ते की इन्वेस्टमेंट करें। मतलब उसको डिवाइड बाय 52 कर लें और हर हफ्ते जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते रहें। और कहीं अगर आपको लगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप आ गया है तो मे बी आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, बिकॉज डिप को बाय करना जो है इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि इवेंचुअली जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके रिटर्न्स बेहतर से बेहतर होंगे। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके बच्चे हैं और अगर हैं और आप ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि आप उनकी एजुकेशन के लिए पे करेंगे, तो RESP अकाउंट आप फ़ौरन खुलवा सकते हैं। ये आप अपने बैंक के साथ भी खुलवा सकते हैं, अपने ब्रोकर के साथ भी खुलवा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि RESP अकाउंट होता क्या है। इन एसेंस इस अकाउंट में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द लिमिट, उस पर आप 20% रिटर्न आराम से रिस्क फ्री कमा सकते हैं। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है एक अलग से वीडियो में, यू कैन चेक आउट हेयर, आई विल लीव द लिंक हेयर एंड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इट इज़ वेरी इसेंशियल। अगर आपने डिसाइड कर लिया अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की पेमेंट आपने ही करनी है, हायर एजुकेशन की, RESP अकाउंट से बेहतर कोई और इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा 2 और अकाउंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको टैक्स एडवांटेजेस और रिटर्न के बेनिफिट्स होते हैं। एक है RRSP और एक है TFSA अकाउंट। ये दोनों अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं, बट आफ्टर सबमिटिंग योर फर्स्ट टैक्स रिटर्न, उससे पहले आप ये अकाउंट्स नहीं खुलवा सकते। सो होल्ड ऑन टू इट। जब आप अपना पहला टैक्स रिटर्न सबमिट कर लें उसके बाद आप ये दोनों अकाउंट्स खुलवा लें। इन दोनों अकाउंट्स के लिए भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं और दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बट जब आप नए इमिग्रेंट आए हैं तो आपको इन दोनों अकाउंट्स की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक और अकाउंट जो कि इंपॉर्टेंट है विच इज़ DCPP। ये वो अकाउंट है जब आप अपनी कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ काम शुरू करेंगे, तो वहाँ ये अकाउंट खुलता है। ये आपका रिटायरमेंट सेविंग प्लान है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और थोड़ा सा कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अमूमन होता है कि लेट्स से आप 3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कंपनी भी 3% कंट्रीब्यूट कर रही होती है और ये पैसा आप रिटायरमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज इट। अगर कंपनी की मैक्सिमम लिमिट 3% है कि आप 3% इन्वेस्ट करेंगे तो 3% इन्वेस्ट करें। अगर मैक्सिमम लिमिट है 6% तो 6 करें, 10 है तो 10 करें। बट जितनी भी मैक्सिमम लिमिट है, जिसमें मुराद ये है कि जिस हद तक आपको कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, आपने कंपनी की कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि फ्री मनी है। तो कंपनी अगर आपको कहती है कि हम आपको मैक्सिमम 6% देंगे, तो आपने देखना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम 6% मिल सके। सो मेक श्योर यू मैक्स इट आउट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज फ्री मनी, यू कैन नॉट मिस इट। लास्ट 2 टिप्स दैट आई हैव इज मेक श्योर कि आपका इमरजेंसी फंड हो। नौकरी कभी भी मिल सकती है और कभी भी जा सकती है। कोई भी बुरी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत हो। मेक श्योर आपके पास 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं उसके पैसे जो हैं आपके पास कैश में या किसी मनी मार्केट में पड़े हों जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकें। 6 महीने के एक्सपेंसेस, सो आपके जितने भी पर मंथ के एक्सपेंसेस हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करके उतना कैश आपके पास रेडी अवेलेबल पड़ा होना चाहिए। किसी भी टाइम लाइफ कैन हैपन, सम सिचुएशन कैन हैपन, यू वांट टू हैव एक्सेस टू दोज फंड्स इफ एनी इमरजेंसी हैपन्स। लास्टली मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बनाएं। वो कितना पैसा है जितना आप चाहते हैं, आप कब रिटायर होना चाहते हैं, उस रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। और रिटायरमेंट से मुराद ये नहीं है कि आप कोई 60-65 में पहुंच गए। इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। हो सकता है आप डिसाइड करें कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए, विच इज़ मैं बेशक रिटायर नहीं होऊंगा, बेशक मैं काम करता रहूँगा, बट आई वांट टू मेक इनफ मनी कि मुझे जो है पैसों के लिए काम ना करना पड़े। सो मेक श्योर आपने
डिज़ाइन किया हो कि यार इतने पैसे आपको चाहिए और ये पैसे रीच करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, इतनी सेविंग्स चाहिए, ताकि आप सारी चीज़ें जो है वो प्लान आउट कर सकें। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के क्या तरीके हैं और आप कैसे कर सकते हैं। आई विल लीव द लिंक फॉर दैट वीडियो एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सी हेल्प मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कि हाउ यू शुड थिंक अबाउट मूविंग योर मनी फ्रॉम योर होम कंट्री हेयर, और उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उस पर वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो से फ़ायदा होगा जो मैंने और मेरी वाइफ ने बनाई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कनाडा के विंटर्स को कैसे एम्ब्रेस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। यू कैन चेक इट आउट हेयर। उसके अलावा देयर इज़ अनदर वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट कि बच्चों को कनाडा में रेज करने के चैलेंजेस क्या हैं। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। थैंक यू।